अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर हम चलते हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया कि जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अपनी सक्सेस शो करते हैं, आप नहीं करते। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं एक ओपन बात करता हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या है। देखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि आपके पास फ्लैशी थिंग्स हैं या आप लाखों निकाल रहे हैं या करोड़ों निकाल रहे हैं, ये इसके बारे में है नहीं। ये लाइक एक करियर है ना, एक बिजनेस है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अपनी लाइफ सेट हो जाए। ट्रेडिंग से अगर आपकी एक जिंदगी बदल जाती है, इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं होता कि इंसान अपनी चीजें ऐसे, आपको पता है जो रियल ट्रेडर होता है ना, चेक द इंटरनेट एंड सर्च द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर्स, एंड आप उनकी कभी भी कोई गाड़ी नहीं देखेंगे बाहर सोशल मीडिया पे। इवन के पिछले साल का फेबी वैलेंटिनी है रोबन कप चैंपियन। ट्रेडिंग की दुनिया में एक मुकाबला होता है, ठीक है, उसे रोबन कप कहते हैं, जो जीतता है। उसमें पिछले साल का जो कम्पिटिटर यानी कि विनर था ना, उसका नाम था फेबियो वैलेंटिनी। उसने 500 एंड सम परसेंट गेन किया था। उसकी आज तक पर्सनली मैंने नहीं देखी, ठीक है, उसकी पॉडकास्ट सुनी है। अच्छा, इसमें इसका एक असिस्टेंट है एंड्रयू सिमी, वो लोगों को ऑर्डर फ्लो वगैरह सिखाता है। अब ये जितने भी लोग हैं, इवन के वर्ल्ड बेस्ट लैरी विलियम को देख लें। मैंने लैरी विलियम को ट्रेडिंग की दुनिया में बिताज बादशाह, इवन के आईसीटी, जिसको हम एज अ बहुत बड़ा गुरु मानते हैं ना, आईसीटी अपनी वीडियो में चीख चीख कर चला चला के ये बताता है मेरा मेंटोर लैरी विलियम है, मैंने लैरी विलियम से ये सीखा, लैरी विलियम ये कहता है, लैरी विलियम वो। लैरी विलियम ने 11,000% गेन किया था, ठीक है। तो उसकी मैंने ये चीजें नहीं देखी। तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट के आप लोगों को दिखाएं कि हमारे पास ये फ्लैशी थिंग्स हैं, ये और वो है। और सबसे ज्यादा एक चीज है, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। एक चीज होती है, हर चीज की एक रियलिटी होती है और हर चीज की एक स्टोरी होती है। स्टोरी में आपको चीज बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि अब ट्रेडिंग है, हमें सोशल मीडिया में ऐसे दिखाई जाती है कि लाइक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा काम है, कुछ शॉर्ट्स खुले हुए हैं, हम फाइनेंस में। देखा जाए तो ट्रेडिंग एक्चुअल में ये फील्ड है कि आप वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, आप बैंक्स को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो नजर है, आप दुनिया की माशियात में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एज अ ट्रेडर। आप माशियात को समझ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप ट्रेडिंग की तह में जाए ना, तो ट्रेडिंग अपने आप में एक समंदर है। आप परेशान हो जाएंगे ट्रेडिंग को जान के, ट्रेडिंग के बारे में जान के, कि यार ट्रेडिंग कितनी बड़ी है। हमें क्या बताया गया है हमारे यहाँ, तो ट्रेडिंग हमें ये बताया जाता है कि प्रॉफिट लो और साइड पे वो। आप एक्चुअल में अगर ट्रेडिंग के मैकेनिक्स समझे या ट्रेडिंग को समझे, तो आप देखेंगे कि अब एक मैं बताता हूँ, ट्रंप हमारे यहाँ ट्रेडर है, ठीक है। ट्रेडिंग कैसी फील्ड है, ट्रंप ट्रेडर है। वो जेफरी एप्स्टीन का आप लोगों को पता होगा, जिसकी एप्स्टीन फाइल लॉन्च हुई थी। वो बहुत ही एक अच्छा ट्रेडर था। खैर, उसने जो उसकी वो चपलें या जो चीजें, वो तो उसने जो गलत किया तो उसे छोड़े। तो साइड पे करें तो वो देखें, वो एक ट्रेडर था। इसके अलावा जितने भी बड़े लोग हैं, इवन के आप वर्ल्ड के बेस्ट लोग निकालेंगे ना, सब लोग के हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो ट्रेडिंग ही करते हैं। ये बात याद रखें। तो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप देखें, लेकिन आपने कभी उन लोगों की ये चीजें नहीं देखी होंगी। तो ट्रेडिंग को आप माइंडसेट जरा बदलें कि ट्रेडिंग की असल मैटर ये कि अगर ये आपकी लाइफ बदल रही है ना, इतना वर्थ है इसमें, तो और क्या चाहिए। तो हाँ, कासिम अलग ही रोल हो रहा है जी। सर आप रिएक्ट शेयर करते हैं, मैंने काफी बंदों को देखा है कि वो सिर्फ गर्मी दिखाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। समय शुक्रिया। चलिए जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होगी, आते हैं। और कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हम बात करने लगे थे एसेट्स की और डेरिवेटिव्स की। अब आप लोगों को मैं जरा बताता हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं, फिर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एसेट की अगर हम सिंपल तारीफ करें ना, आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कि तकरीबन 1 साल पहले, उससे भी पुरानी बात है, मैंने किताब पढ़ी थी रिच डैड एंड पुअर डैड। उस वक्त पढ़ी थी, ठीक है। उस किताब में उसने काफी चीजें बताई थी एसेट्स के बारे में, असासे और लेबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारी, उन चीजों के बारे में उसने बात की थी। और समझाने की कोशिश की थी कि एक रिच पर्सन कहाँ पे फोकस करता है। तो उसने एक तारीफ की थी, उसने कहा एसेट्स एक ऐसी चीज होती है, असासा एक ऐसी चीज होता है जो कि आपकी जेब में पैसा लाता है। अगर हम असासे की, एसेट की सिंपल डेफिनेशन देखें ना, तो ये एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी जेब में पैसा लेके आए, या जिसको लेने से आने वाले वक्त में हमारी कदर कीमत में इजाफा हो। जैसे कि आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगर आप उसको किराए पे दे देते हैं, तो वो हर महीने आपको एक रेंट आ रहा है वहां से। अब वो आपके लिए एक एहसास है कि वो आपकी जेब में पैसा ला रहा है। मान लें कि आपने प्रॉपर्टी ली है, रेंट नहीं आ रहा, आपने वैसे प्लॉट रखा हुआ है, तो आने वाले वक्त में प्लॉट की कीमत तो बढ़ रही है ना, वहां से आपको फायदा आ रहा है। अब ये जो चीज है, ये आपके लिए एहसास है। इसी तरह आप सोना खरीद लेते हैं, आप चांदी खरीद लेते हैं, या इसके अलावा कुछ भी ऐसा सामान जो कि आपकी कदर कीमत में इजाफा करता है, वो चीजें आपके एसेट्स में आ जाते हैं।
जो हमारे पास रियल थिंग्स आ जाती है ना, जिससे आपको आने वाले वक्त में फायदा हो। कंपनीज के शेयर हो गए, ये आपके लिए एसेट्स के तौर पे काम करते हैं, आपको डिविडेंड देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। तो एसेट्स एक्चुअल थिंग्स होती हैं, असासा इसे कहते हैं। डेरिवेटिव्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना, मुआहिदा कर लेना। अब ट्रेडिंग में एक चीज आपने समझनी होती है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन एसेट्स और डेरिवेटिव्स। जो हमारी ट्रेडिंग होती है ना, हमारी ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव्स पे, हम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। पहले आप एसेट को समझें, एसेट्स क्या होता है? एसेट एक्चुअल थिंग होती है, जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, कंपनीज के शेयर हो गए, ये करेंसीज होगी। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे ना ये लिखी हुई है, ये हमारे पास एसेट्स हैं। करेंसी, कॉमोडिटी, स्टॉक्स, इंडेक्सेस, ये क्रिप्टो। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या? करेंसी क्या है? आपके पास नोट होना चाहिए पाकिस्तान का, वो आपके पास एक करेंसी है। कॉमोडिटी, आप फिजिकल गोल्ड लेके रखें, या आप ऑयल लेते हैं, या आप सिल्वर लेते हैं, या आप अपने पास गंदुम रखते हैं, गंदुम भी आपकी कमोडिटी में आ जाती है, ठीक है। ये फिजिकल जो गुड्स होते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स क्या है? आप किसी कंपनी की ओनरशिप के शेयर्स बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद उन्हें होल्ड करते हैं। इंडेक्सेस वही हिसाब हो गया। क्रिप्टो जैसे कि डिजिटल करेंसी है। अब ये हमारे पास आ जाता है असल में एसेट्स। अब इन एसेट्स के आगे होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तीन यानी कि होती हैं टाइप से। इसमें मेन जो हमारे पास फाइबर जाती हैं वो तीन होते हैं, सीएफडी, ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कार्य होते हैं। ये जो सीएफडी होती है ना, इसे मोस्टली लोग हम एज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लेकर चलते हैं। इसे सीएफडी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करना है प्राइस के डिफरेंस में, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से प्राइस यहाँ तक जानी चाहिए, हम उसका करेंगे। ये हम आगे देखेंगे सीएफडी को, ठीक है। फिर हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाती है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाती है। अब डेरिवेटिव पता क्या होता है? डेरिवेटिव ऐसे होता है कि हमारे पास हम एक्चुअल में एक चीज बाय नहीं कर रहे होते, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है ना, कि जैसे कि गोल्ड है, हम गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं, हम सीएफडी स्पेस में ट्रेडिंग करें, तो हमारी जो असल में जो सोर्स है, जो प्राइस है, वो आएगी गोल्ड ही से। अगर गोल्ड की प्राइस अप होगी, गोल्ड की प्राइस डाउन होगी, वो चीज इफेक्ट करेगा डेरिवेटिव्स पर। यानी कि इसने अपना नहीं असल वैल्यू एसेट से ही लेनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट ने, इस डेरिवेटिव ने। लेकिन हमें इसमें क्या होगा, हमें फायदा पता क्या होगा? जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें एक्चुअल में कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपने एक ट्रेडिंग करनी है, आपने गोल्ड खरीदना है, आप जाएंगे शॉप पर, आप शॉप को गोल्ड को फिजिकली जाके खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि आपको गोल्ड को फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ब्रोकर के साथ एक लाइव मार्केट में फंड करें, आप एक कॉन्टेक्ट करेंगे, आप कहेंगे मैंने ये चीज खरीदनी है, आपको चीज आपको फिजिकल ओन करने की जरूरत नहीं है, आपकी वो चीज आपके पास आ जाएगी, आप उसे होल्ड करना चाहे रख लें, ये वो। फ्यूचर ऑप्शन में एक इशू आ जाता है कि ये ना टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप फ्यूचर और ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इनमें एक टाइम लिमिट होती है। हर साल के और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी यही इशू होता है कि इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट होती है, जबकि सीएफडी में ऐसा नहीं होता, आप जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे चार्ट पे है ना, ये हमारे पास जो ट्रेडिंग ऊपर चार्ट जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, पेयर्स में जब सर्च करते हैं, तो आप जैसे ही हमारे पास ये एक्सेल यूएसडी सर्च किया है, तो आपके पास ये पेयर्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है जी? कॉमोडिटी सीएफडी लिखा हुआ है। सीएफडी देखें आप लोग, ये मेरा कर्सर है, सीएफडी 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 सीएफडी। ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, इसे हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। जबकि जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फ्यूचर में गोल्ड को कहा जाता है जीसी, ठीक है। ये आ गया गोल्ड फ्यूचर। ये हमारे पास डेटा होता है कॉमेक्स से, ये सीएमई शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है यूएस में, वहां से। अब ये जीसी में क्या होता है कि फ्यूचर में ये देख रहे हैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट आ गए, ये जुलाई का, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं उलमा के इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। अब देखें, इख्तलाफ तो सीएफडी में भी है, जैसे इख्तलाफ नोट्स के मामले में था, आपको मैंने पिछली क्लास में ये चीज एक्सप्लेन की थी। लेकिन अब ये सीएफडी है, इसमें ये है कि हमें हमारे पास एक लिमिट कर दी जाती है कि आपने इस चीज को इससे पहले सेल करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो सकता है। अब ये एक चीज है। अब हमारे पास ये जो जैसे मैंने आपको बताया सीएफडी, इसी तरह हमारे पास अब पीडीएफ फाइल में जाते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये करेंसीज है, करेंसीज को जब हम देखते हैं ना सीएफडी में या फॉरेक्स स्पेस में, हम यूरो यूएसडी कहते हैं, जीपीपी यूएसडी कहते हैं, या यूएसडी जीपीवाई कहते हैं, सिंपल इज दैट। जबकि जब हमने इसे देखना है ना फॉरेक्स में, फ्यूचर में, तो हम इसे 6E कहेंगे, 6G कहेंगे। मैं ना ये आपको जाके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक यूरो यूएसडी करेंसी का पेयर है, ये मैं आपको आगे चीजें समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी फिर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें यूरो यूएसडी, अब यहाँ लिखा आ रहा होगा कि फॉरेक्स, ये देख रहे हैं, ये सारे फॉरेक्स हैं, ये सीएफडी पेस आ जाते हैं, ये हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखता हूँ 6E,
ठीक है। अब ये मेरे पास जोरो का फ्यूचर्स आ गया, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब मैं इस पर ट्रेडिंग करूंगा। फर्क ये होता है कि हमारे पास फ्यूचर्स का डेटा भी सही होता है, फॉरेक्स का भी फ्यूचर का ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन ये कि फ्यूचर में फ्यूचर पे आने वाली प्राइसेस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग कर देते हैं, जबकि सीएफडी पे जो ये वक्त इस वक्त प्राइस रही होगी ना, करंट प्राइस होती है मार्केट में, हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। और हमने इस थ्रू आउट जो हमने ये सीखना है ना, इसमें हमने सीएफडी बेस्ड, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, इवन स्पॉट ट्रेडिंग में से ये आ जाता है, इसमें खरीदना है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन पे हम ट्रेडिंग करते हैं, और डेरिवेटिव अपनी असल वैल्यू एक्चुअल में फिजिकल चीजों से ही ले रहे होते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास मेन चीजें आ जाती हैं, गोल्ड, ऑयल, शेयर, करेंसीज वगैरह। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी वैल्यूज एक्चुअल में इन्हीं एसेट्स से आ रही होती है, यानी कि अगर इन एसेट्स पे फर्क पड़ेगा तो मैंने एक मुआवजा किया तो फर्क पड़ेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि किसी एक इंसान की दुकान है और हम उस दुकान में जाते हैं और मैं कहता हूँ कि यार सोना महंगा होना है या सोना सस्ता आना है या कुछ भी है, ऐसा कर लें, सोने में यार महंगा जाने में सोना रख नहीं सकता, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं तुझे प्राइस पे कर देता हूँ, मैंने ना 1 तोला सोना लेना है, उसके कितने पैसे बने? वो कहते हैं 4.5 लाख बनते हैं, 5 लाख रुपए बनते हैं, मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूँ, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब सोना महंगा हो जाता है, मैं उसे कहता हूँ यार मेरा सोना महंगा तेरे पास पड़ा है, ठीक है, वो सोना तूने खरीदना है या सेल करना है, सेल कर दे, मुझे उसके पैसे दे दे, मैं मार्केट में सेल करूंगा, आउट हो जाऊंगा। अब मैंने फिजिकल सोना नहीं लिया, लेकिन मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार ये सोना आने वाले वक्त में हो सकता है, ये मैंने अभी बाय कर लिया है, ठीक है, ये वक्ती तौर पे। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आप आने वाले फ्यूचर की कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा जाए तो एनालिसिस दोनों में सेम लगते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते हम फ्यूचर में स्पेकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज इवन के फ्यूचर का जो डेटा होता है हमारे पास क्लीन आता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक्सचेंज से आ रहा होता है, ज्यादा शफाफ होता है, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो हम हमारा जो सीएफडी है ना, हमने सीएफडी में फोरेक्स को लेकर चलना है। अब हम आते हैं सीएफडी क्या है। सीएफडी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, हम इसमें प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। सीएफडी को आप देख लें कि जब आप किसी एसेट को बगैर ऑन किए, जो कि आपका कोई एसेट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली अभी स्लाइड में एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक एसेट्स आ जाता है जैसे गोल्ड, मैं उसको खरीदता नहीं हूँ लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये क्या कि हम एग्री करते हैं एक एक्सचेंज से कि हमारे पास जो प्राइस का डिफरेंस आएगा ना ओपन एंड क्लोजिंग के दरमियान, उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राइस ने अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, उसके बेस पर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सीएफडी में क्या होता है? सीएफडी में ये देखें कि आपको फिजिकल की बात करें तो दूसरी आम ट्रेडिंग की, कि आपको सीएफडी में उस चीज को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। आप सोना ना खरीदें, आपने करेंसीज पे ट्रेड करनी है, तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप बैंक पे जाएं, करेंसीज लेकर घर आएंगे, आप घर रखेंगे, कुछ भी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ क्या होता है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, आपको ओनरशिप मिल जाती है, जब इसमें आपको एक एक्चुअल में उस फिजिकल चीज को लेना पड़ता है, इसमें आपको स्टोरेज करनी पड़ती है, जहरी बात है। जब आपके पास फिजिकल चीज आएगी, ये सारा डिजिटल होता है, हर कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है। आने वाले वक्त में प्रॉफिट क्या होता है? इसमें प्रॉफिट ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारी प्राइसेस अप जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, जबकि जब हम इसमें सीएफडी में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, सीएफडी में हम प्राइस के डिफरेंस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि यार ये चीज यहाँ से महंगी होगी, मैं इस पे तेरे साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये करते हैं। अब इसमें हम आगे ना एक बात समझेंगे पेयर्स की, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि हम बाय करके तो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हम जब फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे सीएफडी बेस्ड ट्रेडिंग करें, तो हम सेल करके कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, ये क्वेश्चन होता है। ये आगे हम इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपके जहन में आएगा ना कि डाउन करके सेल करके कैसे एक इंसान प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें आपको जब आपने गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको गोल्ड खरीदने के लिए तोले के लिए उतने ही पैसे चाहिए होंगे, जबकि यहाँ पे हमें एक लेवरेज मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है, जिससे हमें फायदा हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप ये हमारे पास ये गोल्ड चाह रहा है, ठीक है। अब गोल्ड में क्या है कि हमारे पास गोल्ड की प्राइस है $4,200। अगर मैं $4,200 पर एक छोटी सी लोट ओपन कर लेता हूँ 0.01 की, ये लोट्स और ये सारी चीजें आपको आगे समझा दूंगा, तो आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना। मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ क्योंकि आज हफ्ता इतवार है, हफ्ता इतवार फाइनेंशियल मार्केट्स बंद होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि बैंक्स जो होते हैं ये हफ्ता इतवार बंद होते हैं, तो इस दिन मार्केट नहीं रन करती। तो हाँ, रिसेंटली अपडेट आई है, तो फ्राइडे जो है ना हफ्ता इतवार, इस दिन गोल्ड ओपन रहेगा, बाकी बैंक्स वगैरह तो बंद ही होते हैं। तो अब हमारे पास ये 4,052 पे इस वक्त सोना है, आप इसे बाय कर लेते हैं। अब ये 4,053 पे चल जाता है, आप सेल कर देते हैं। तो ये जो $10 का फर्क आया ना 52 से 62 पे गया है, ऐसा समझ लें, तो ये $10 का फर्क है, तो आपने ये प्रॉफिट कमाया ना, ये सीएफडी में इस तरह से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो सीएफडी क्या है कि एक सिंपलेस्ट है, हमारे पास फ्लेक्सिबल वे है मार्केट में ट्रेड करने का और अदर मार्केट्स में ट्रेड करने का, और हमने इस अपने प्रोग्राम में सीएफडी ही को डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स की और करेंसीज की। अब स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स क्या है। देखें, फॉरेक्स वर्ड डिराइव किया गया फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन कैसे कहते हैं? फॉरेन कहते हैं ना गैर मुल्की को, एक्सचेंज कैसे कहते हैं जहां पे चीजों का तबादला किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि ऐसी जगह जहां पे आलमी करेंसियों का तबादला किया जाए, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पहली चीज।
आपको पता है कि जो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ना, अगर हम स्टॉक्स में बात करें, तो वो हमारे पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। उसका तकरीबन डेली का वॉल्यूम हंड्रेड्स ऑफ सम बिलियंस डॉलर में, ठीक है। जबकि जो हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट, इसका डेली का वॉल्यूम, मैं इसकी वर्थ नहीं बता रहा, मैं डेली के वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ। डेली का वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन डॉलर से प्लस है, ठीक है। ये बहुत पुराना फिगर है, ये बेबी पिप्स से मैंने फिगर लिया है। बेबी पिप्स एक अच्छी खासी वेबसाइट है, वहाँ पे स्टार्टअप जो बिना ट्रेडर है ना, उनको काफी हेल्प होगी अगर वो जहाँ के वहां जाके ना आर्टिकल्स पढ़े, उनके आर्टिकल्स में। तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन समझते हैं ना, इलोन मस्क की टोटल नेटवर्थ 1 पॉइंट सम है, ठीक है। ट्रिलियंस डॉलर इसका एक दिन का है टोटल वर्थ। अगर एक कारोबार आप कर रहे हैं ना, वो हजारों का है, तो आप उसमें सैकड़ों कमा सकते हैं। एक कारोबार लाखों का है, तो आप उसमें हजारों निकाल सकते हैं। करोड़ों के कारोबार में आप लाखों निकाल सकते हैं। इसी तरह एक कारोबार अरबों का है ना, तो आप उसमें करोड़ निकाल सकते हैं। और एक कारोबार जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर का, मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर निकाल सकते हैं। अब इसी तरह इसका ऑपोजिट भी होता है कि अगर आपने एक हजारों का कारोबार शुरू किया ना, तो आपको उसमें सैकड़ों रुपए का लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कारोबार लाख रुपए का है, तो आप हजारों का लॉस कर सकते हैं। और अगर आपका कारोबार करोड़ों का है, तो आप उसमें लाखों का लॉस कर सकते हैं। और इसी तरह आपका कारोबार अरबों का है, पद्मों का, तो आप उसमें करोड़ों से अरबों लॉस कर सकते हैं। अगर ये मार्केट 7.5 ट्रिलियन डॉलर की है, तो ये समझ लें कि इलोन मस्क जैसा एक दिन में यहाँ पे लिक्विडेट हो सकता है, ठीक है। एक दिन में वो तबाह बर्बाद हो सकता है अगर वो इस मार्केट में आ जाए। अब ये इतनी बड़ी मार्केट क्यों है, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि इसका कोई सेंटर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क से मिलकर बनी हुई है। मुख्तलिफ नेटवर्क से मतलब देखें, पाकिस्तान भी इसमें करता है, हर मुल्क करते हैं ना। हर मुल्क में, अब हम मुल्कों से बाहर जाते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में आते हैं, या जो भी सिस्टम होता है, तो हमें करेंसीज की एक्सचेंज करनी पड़ती है। कि हम जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, सऊदीया जा रहा है या अमेरिका जा रहा है, या वो इंग्लैंड जा रहा है, उसने पाउंड में, यूएसडी में या रियाल में, दरहम में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बात समझे। अब ग्लोबल मार्केट प्लेस है, यहाँ पे क्या होता है कि हर करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले में लिया जाता है। आप पाकिस्तानी रुपये देंगे, आपको डॉलर मिल जाएगा। आप डॉलर देंगे, आप पाउंड लेना चाहें, पाउंड मिल जाएंगे। यानी कि आप क्या करते हैं कि आप करेंसीज को दूसरी करेंसी के बदले में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा लिक्विडेट मार्केट है। और ये जितने भी स्टॉक्स है ना, उनको मिला भी लिया जाए तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डे के निकालते हैं, ठीक है। और ये 24 आवर 5 डेज चलती है, ये बात समझनी है। यानी कि आपको पता है ना, हफ्ते इतवार हमारे पास बैंकिंग सिस्टम ऑफ होता है, हफ्ता इतवार ये नहीं होता। तो ये बैंक्स का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है ना, कि आप करेंसीज की एक्सचेंज करिए। तो 5 दिन बैंक इंस्टीट्यूशन ओपन होते हैं। तो 5 दिन 24 घंटे हमारे पास ये मार्केट रन करती है, मंडे से फ्राइडे से समझ लें। हफ्ते इतवार ये ऑफ होती है, फॉलोइंग द सन ये अक्रॉस ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल इसकी कि अगर आप पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं, आपको पाउंड चाहिए एयरपोर्ट से, ठीक है। तो जब आप पाउंड लेते हैं, पीकेआर को चेंज करवाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फॉरेक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने क्या किया है, आपने पाकिस्तानी रुपीज दिए और उसके बदले में पाउंड ले लिए। ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन ही होती है। अब करेंसी क्या होती है, अब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ आ गई होगी कि फॉरेक्स एक्चुअल में है क्या। फॉरेक्स एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड प्लेस है, या समझ लें कि ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसका मतलब ये है कि जब आप करेंसीज की एक्सचेंज करवाते हैं ना, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं करेंसीज की। ये फॉरेक्स मार्केट है। करेंसी क्या होती है, करेंसी एक कंट्री की ऑफिशियल मनी होती है, जो कि इसके सेंट्रल बैंक के थ्रू पे मैनेज कर रही होती है, उनकी पीछे उसका बैक होता है। ये मैंने आपको करेंसी की जरा हिस्ट्री बता दी थी पहली क्लास में, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई है। तो ये ज्यादा हमने इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हर करेंसी की अपनी इकोनॉमी होती है, ऑफकोर्स ऐसा होती है। उसके अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं, उसके इन्फ्लेशन अपना होता है, उसकी पॉलिसीज अपनी होती हैं, उनका फेड क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसे कट हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स है नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हैं, मिक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हैं। अब ये सारे फंडामेंटल्स आ जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें उस करेंसी की पावर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर देखें, ट्रंप आया, ट्रंप के आने से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। अब उसने डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डाला। ट्रंप कोई चबल मारता है या कुछ ऐसा होता है, डॉलर वीक हो जाता है। ट्रंप कुछ ऐसा करता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब उसका मतलब क्या होता है कि वो करेंसीज पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसी तरह हमारे यूएसडी में फेड की न्यूज होती है, या सीपीआई का डेटा आता है, पीपीआई का डेटा आता है, ये मुख्तलिफ डेटेज आते हैं। हमें पता चलता है कि मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। जब हम उस मुल्क की इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार इस इकोनॉमी से इस करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। ये फंडामेंटल स्टडी आ जाती है। अब एक कंपनी की एग्जाम्पल ले लें, आप स्टॉक में जाए, आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं।
अब शेयर खरीदने के बाद क्या होता है कि यार उस कंपनी का जो हेड है ना, उस हेड ने क्या किया कि उसकी एक मेन प्रोडक्ट है, जैसे इलॉन मस्क की एग्जांपल लेंगे, अब वो टेस्ला की उसकी कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक कार बनाता है। अब वो एक ऐसी कोई काम कर देता है, चवन मार देता है, ये कुछ ऐसा कर देता है जिससे ये होगा कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना उसमें कमी आ जाएगी। वो कहते हैं नहीं जी अब हमने इंजन पे दोबारा शिफ्ट हो जाना है। अब जिन लोगों ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने ये देख के इन्वेस्ट किया है कि ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी है। अब इलॉन मस्क की ये चवल या उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कुछ भी ऐसा, वो क्या होगा, उस कंपनी के ऊपर एक फंडामेंटल इफेक्ट डालेगा। अब उस वो इम्पैक्ट नेगेटिव होगा एक्चुअल में। लोग क्या करेंगे, अपना पैसा उस कंपनी से निकालेंगे। ठीक है, लोग हमेशा ना सेफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं उन्हें वहां रहे जहाँ सेफ प्ले हो। कोई भी ऐसी चीज जो कि उस चीज पर इम्पैक्ट डाले, आप किसी भी चीज की एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने ये इलॉन मस्क की एग्जांपल लिए, ये इलॉन मस्क का एक जो प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, जहां वो मार्स में कॉलोनियां बनाना चाहता है, उस प्रोजेक्ट की वजह से लोग उसे इतनी फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके पास एक इतना बड़ा ख्वाब है, इतना बड़ा उसका ड्रीम है, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए लोग उसके साथ हैं। उसने उस ड्रीम को फुलफिल करके दिखाया कि हाँ ये हो सकता है पूरा, उसने उसकी निशानियां दी हैं और लोग उसको पैसा दे रहे हैं, इस वजह से वो अमीर बन रहा है। अब जितने ज्यादा जो फंडामेंटल एक कंपनी की हालत अच्छी होगी, एक मुल्क है, अब कंपनी की हम कंपनी के स्तर पे, इसी तरह मुल्क के स्तर पे आ जाए, अब एक मुल्क की हालत अच्छी होगी, उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं हर कंपनी में ना, हर मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि ऑयल का सेक्टर हो जाता है जिसमें हम पेट्रोलियम और ये चीजें मसनूआत आ जाती हैं। फिर मेडिकल सेक्टर आ जाता है जिसमें हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो जाती हैं, ये चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा इस तरह सेक्टर्स बने होते हैं, हेल्थ का सेक्टर हो गया, ये ऑयल्स के हो गए, या इसी तरह मुख्तलिफ ये जैसे गंदम वगैरह से सेक्टर हो गए। अब हर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये इम्पैक्ट डालती है हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे, हमारी मुल्क की करेंसी पे। अगर हमारा मुल्क अच्छा ग्रो करेगा तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। अब देखिए हमारे मुल्क ने अच्छा ग्रो नहीं किया, एक वक्त था कि डॉलर हमारे इक्वल होता, तो डॉलर इक्वल यानी इक्वल सम्राट, कभी 70 पे भी रहा है, 72 पे भी रहा है, ठीक है, 80 पे भी गया है। फिर अब क्या हुआ है, अब 270 280 पे फिर रहा है। मतलब क्या कि अमेरिका वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहा है, हम नहीं हुए। अब इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया हमारे साथ वाला पड़ोसी मुल्क है, हमारे साथ ही हुआ है ना, एक दिन बाद में हुआ है। पहले हमने हुआ तो 15 अगस्त पे, लेकिन हमने 14 अगस्त को मान लिया, उन्होंने 15 को मान लिया। अब पाकिस्तानी रुपए इंडियन आई थिंक 3 रुपए बनता है, ठीक है, 2.5 से 3 रुपए बनता है, ये 3.25 रुपए। अब मुल्क तो साथ साथ ही है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, वो उनके पास एक देखा जाए तो जमीनी लिहाज से ज्यादा इंडस्ट्रीज भी उनकी तरफ चलेंगे, जो भी चीजें हुई। मसला क्या बना कि उनकी वो इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी वो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। अब ये जो चीजें होती है ना, ये इम्पैक्ट डालती हैं मुल्क की करेंसी के ऊपर। अब ये सारी चीजें फंडामेंटल आ जाती हैं। तो हमारे पास इस तरह से करेंसीज को देखा जाता है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, जब आप ट्रेडिंग सीखेंगे ना तो ये चीजें देखते हैं। हम मेन कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो हमारी जो एडवांस पे क्लास होगी ना लास्ट पे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसमें आपको ये चीजें कुछ समझाऊंगी एक्चुअल में काम कैसे करती हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो पेयर्स लिखे हुए हैं ना, ये मेन मेजर पेयर्स होते हैं कि हमारे पास ये अच्छा काम करते हैं। जैसे कि यूएसडी यूएस डॉलर, यूरो होता है, ठीक है, ये ब्रिटिश पाउंड होता है, जापानीज येन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, स्विस फ्रांक हो गया। अब ये वो पेयर हैं जो मेजर पेयर हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले पेयर हैं। और इन सब में ज्यादा चलने वाले में से आपको पता है सबसे मेन पेयर कौन सा है, यूएसडी, अमेरिकन डॉलर। अब अमेरिकन डॉलर के पीछे कंप्लीट हिस्ट्री है। अगर आप देखें हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में आप 2-3 बातें जो मेनली आती हैं। पहला तो ये है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ, हिटलर के बाद 1945 के बाद, हिटलर डी डे का डे आया, हिटलर ने खुदकुशी कर ली। अब वर्ल्ड वॉर 2 सारी यूरोप में लड़ी गई थी, आप लोगों को इस चीज का अंदाजा था। जर्मनी, फ्रांस, ये बर्तानिया, जापान, ये सारे एटम बम भी जापान पे गिराए गए, तो इधर रूस तक शामिल था। उस वक्त रूस में जोसेफ स्टालिन होता था, ये हमारे पास जो इंग्लैंड था यहाँ पे वो था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो अब ये सारे लोग थे, जबकि अमेरिका भी इस जंग में शरीक था, लेकिन वो जंग अमेरिका की सरजमीन पर नहीं लड़ी हुई, वो लड़ी गई थी यूरोप की सरजमीन पर। और जब जमीन पे जंग लड़ी जाती है तो जो मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हुआ कि उनकी करेंसीज, उनकी इकोनॉमी में काफी कुछ क्रैश कर गया ना, तो उनको जरूरत थी हेल्प की। तो वो हेल्प प्रोवाइड की अमेरिका ने कैसे प्रोवाइड की, उसकी सरजमीन तो ठीक थी, वहां पे जंग थोड़ी लड़ी थी किसी ने, उनके पास तो सब कुछ अवेलेबल था। तो उन्होंने लोगों को जब यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की, सब कुछ किया, तो उन्होंने यूएसडी को एज अ मेन सोर्स ही किया। अब इसके अलावा हम पीछे चले जाए हिस्ट्री में, ज्यादा पीछे नहीं जाते, आप ये उसामा बिन लादेन कह रहा हूँ, ये अपना सदाम हुसैन के दौर में चले जाए, ठीक है, वो इराक में आया, चले उसने एक अपनी धाक उठाई, उठाने के बाद जब उसने साथ वाले मुल्क में हमला किया, ड्यू टू ऑयल का इशू था, जो भी जो पोलिटिकल इशू, तो सऊदिया की क्योंकि अपनी एक फौज नहीं है, आप लोगों को ये पता होगा, तो अमेरिका ने ये कहा था सऊदिया को कि हम जो सदाम हुसैन है ना, उसने फुटेज भेजी कि सदाम हुसैन साथ वाले पे हमला करें, तो साथ ही सऊदी के बारे में पढ़ता था कि आप पे भी हमला कर देगा, क्योंकि सदाम हुसैन एक डिक्टेटर था ना, यानी कि बास पार्टी का तो डिक्टेटर था, जैसे कि हमारे यहाँ जिया और मुशर्रफ और गुजरे।
तो उसने जब उधर किया तो सऊदी वाले तो डर के, वो तो थे भी अरबी, उनको उनको तो लड़ना भी नहीं आता, ठीक है, अरबी थे वो तो उन्होंने कहा अब ये क्या करें, तो उन्होंने अमेरिका के साथ वादा किया कि अमेरिका ने कहा कि हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन एक काम आपने करना है, आपने जब आलमी मार्केट में ऑयल सेल करना है ना, ऑयल सेल होगा तो वो आपने डॉलर में सेल करना है, ठीक है। उनको क्या था, उन्हें तो फर्क नहीं, उनके जेब में पैसा होना चाहिए। अब हुआ ये कि इसकी वजह से अमेरिका का जो यूएस डॉलर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी कुछ मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की यूएस डॉलर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिली, और आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा रिजर्व पड़े ना यूएस डॉलर के, वो चाइना के पास है। अगर चाइना चाहे तो यूएस डॉलर को यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी को क्रैश करवा सकता है। अब ये जिसके पास ज्यादा रिजर्व होंगे वही तो होगा ना, तो यूएसडी क्यों इतना, और इसके पीछे एक और रीजन है, आपको याद होगा कि जब अमेरिका में सोना निकला था ना, तो सोना निकलने के बाद भी क्योंकि गोल्ड जो है ना एक प्रीशियस मेटल है, इसी से एक मुल्क की कहीं ना कहीं ये भी इकोनॉमी देखी जाती है, और मुल्कों के जो बैंक्स में सोना होता है ना, यानी कि उन्होंने गोल्ड का रिजर्व रखा होता है अपनी फैमिली, वो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं उनकी इकोनॉमी के ऊपर। अमेरिका के पास बहुत सोना निकला था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को यहाँ से सपोर्ट मिली, यानी कि मल्टीपल रीजन बने यूएस डॉलर को सबसे ऊपर लेके जाने में। और आज आप देखेंगे कोई भी काम करते हैं ना किसी कंट्री में, हम यूएसडी में काम कर रहे हैं, यूएसडी में पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन यूएसडी में हो रही होती है, तो ये चीज इस वजह से यूएसडी को एक बहुत बड़ा एज मिला, और यूएसडी हमारे कह लेंगे ओवरऑल छा गई है। और यूएसडी सबसे ज्यादा हमारी जो मेन फोकस होती है एज अ गोल्ड ट्रेडर यूएसडी में होती है, सही है। तो ये हमारे पास मेन करेंसीज आ जाती है सबसे ज्यादा, इन्हें मेन मेजर करेंसीज भी कहते हैं। अब हमारे पास रहता है करेंसी पेयर। पेयर क्या होता है, यानी कि कपल कह लें, जोड़ा, ठीक है। जैसे शूज का एक पेयर होता है, यानी कि दोनों जोड़े होते हैं, दोनों दो जूते होते हैं उसमें, इसी तरह पेयर होता है। तो जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम कभी एक चीज पर ट्रेड कर ही नहीं होते, हम दो चीजों पर ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने ट्रेड करनी है यूरो यूएसडी पे, अब एक यूरो और यूएसडी, अब ये पेयर बन गया, मैंने यूरो को ट्रेड करना है यूएसडी के अगेंस्ट, ये बात आपने समझनी है। अब इसमें एक करेंसी होती है यूरो यूएसडी, जो यूरो होगी वो बेस करेंसी कहलाएगी, यूएसडी को हम कोड करेंसी कहते हैं, ये जरा टेक्निकल आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने देखे फंडामेंटल्स, ये कह रहे हैं, हम फंडामेंटल देखते हैं, हम कहते हैं यार यूरो की इकोनॉमी को ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो यूएसडी है ना इसके फेड रेट ऐसे हैं, इंप्लॉयमेंट्स ऐसी है, या बीपीए डेटा ऐसा आ रहा है, यूएसडी को वीक होना चाहिए। ये हम चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, इस चार्ट पे जाते हैं, हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि अच्छा यार चार्ट में ये हो रहा है, चार्ट हमें ये बता रहा है, इसमें ये हो रहा है, प्राइस को ये करना चाहिए, प्राइस को वो करना चाहिए। हम चीजों को जब एनालाइज करते हैं हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये चीज है, यानी कि यूरो स्ट्रॉन्ग होगा, जो यूएसडी है ना उसने वीक होना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूरो यूएसडी में बाय की ट्रेड प्लेस कर देंगे। बाय हो गया, अब हमने किसको बाय किया, यूरो को बाय किया, किसके बदले में यूएसडी, आपने यूएसडी का मान लें कि $1 पे किया, और आपने इसको बाय कर लिया यूरो को, ठीक है। अब यूरो क्या होता है, यूरो जैसा कि एग्जांपल लियो, यूरो है आपका 1.10 यूएसडी का, आपने 1 यूरो बाय किया यूएसडी पे करके ना, जितने का मिला, जैसे कि 1.10 यूएसडी आपने पे किया और आपको 1 यूरो मिल गया। अब यूरो की प्राइसेस बढ़ती हैं, वो प्राइसेस चल जाती है 1.12 यूएसडी पे, ओके हो गया। अब जैसे ही वो 1.12 यूएसडी पे चलेगी, आपने डॉलर तो उतने ही दिए थे, लेकिन यूरो आपका महंगा हो गया, डॉलर तो आपका वहीं का वहीं है, तो आप क्या करेंगे, यूरो को फिर वहां पे अपना सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। यानी कि आपने जो ये 2 सेंट का फर्क कमाया ना इस जगह पे, 2 का भी नहीं बढ़ता, बहुत कम पड़ता है, ये आपका बन जाता है प्रॉफिट। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको गोल्ड में देता हूँ। अब गोल्ड पे हमारे पास पेयर है, हम किसी और को खोलते हैं, सही। अब इस बार लिखा हुआ कि 4055, अब ये हमारे पास यूएसडी का रेट आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो 1 औंस सोना है ना, इसका मतलब होता है 1 औंस सोना, 1 औंस सोना हमारे पास 4055 यूएसडी का मिल रहा है, सिंपल। अब मैं कहता हूँ कि यार फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस ये बता देंगे गोल्ड को यहाँ से ना अपसाइड जाना चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड को $4055 देता हूँ, एक एग्जाम्पल देते हैं ना, अभी हम लेवरेज मार्जिन को नहीं देख रहे हैं, $4055 देता हूँ, मैं इस सोने को बाय कर लेता हूँ, मैंने बाय कर लिया। अब सोने चले जाता है 4060 पे, 4070 पे, या $4100 पे चले गया। अब 4055 से $4100 पे गया तो मुझे $45 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं क्या कर दूंगा, सोने को सेल कर दूंगा, मेरे पास डॉलर में प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये चीज हम बाय की बात कर रहे हैं ना, हमने बाय किया इस तरह से। अब जब मैंने सेल करना है तो सेल में क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रेड करते हैं पेयर्स में ट्रेड करते हैं, पहले हमने बात की थी एक्स से यूएसडी, अब हमने जब एक्स से यूएसडी को यहाँ पे बाय किया है, इसको हमने एक्स से यू को बाय किया और यूएसडी क्या कर रहे थे, हम सेल कर रहे थे। अब मैं कहता हूँ यार ये जो हमारे पास सोना है ना, इसको नीचे गिरना चाहिए, ये वीक होगा, और जो हमारे पास डॉलर है उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये पेयर्स पे आप ट्रेड करें, आप देखिए आप सिंगल चीज पे ट्रेड नहीं करें, आप पेयर्स पे ट्रेड करें। आप क्या कर देंगे, आप करेंगे इसे, आप कहेंगे मैंने सेल ओपन करना है, जब आप इस जगह पे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, आपने डॉलर को खरीद लिया, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आप यूएसडी जो आप जब आप डॉलर को यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो सोने को ऑटोमेटिकली सेल करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं।
डॉलर ने ऊपर जाना है तो गोल्ड ने नीचे गिरना है, गोल्ड ने ऊपर जाना है तो डॉलर ने नीचे गिरना है। अगर आपने एक्सयू को बाय किया तो सिंपल है कि आपने गोल्ड को बाय किया, लेकिन जब आप कह रहे हैं ना यार एक्सयू को मैंने, ये सेल का बटन है, सेल है, मैंने कहा यार मैं सेल करता हूँ, यहाँ मैंने जब सेल पे बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली मैंने इसका अगेंस्ट दूसरा पेयर कौन सा था, यूएस लेना, यानी कि ना गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर, ये स्पॉट है ना, यानी कि वक्ती जो इसकी कीमत चली है। अब ये गोल्ड को मैंने पहले बाय किया, गोल्ड ऊपर गया, यूएस डॉलर में भी प्रॉफिट हो गया। अब जब मैंने कहा ना गोल्ड को मैंने सेल करना है, इसका मतलब पता क्या है, गोल्ड और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूएस डॉलर नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैंने यूएस डॉलर, मुझे पता चल गया गोल्ड ने नीचे जाना है, ऑटोमेटिक इसका यही मतलब बना ना कि यूएस डॉलर ने स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब मैं यूएस डॉलर को बाय कर रहा हूँ, किसके अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट, यानी कि गोल्ड में मैंने सेल की पोजीशन ओपन कर दी, ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्टली मैंने क्या कर लिया, मैंने यूएस डॉलर को बाय कर लिया है। अब 4055 से मैंने 4055 मैंने कहा 4055 में मैं डॉलर बाय कर लेता हूँ, तो 4055 में मैंने गोल्ड को बाय सेल कर दिया, अब मैंने सेल किया है, अब गोल्ड हमारा जाता है $4000 पे। जब हमारा गोल्ड $4000 पे आया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो गोल्ड था वो सस्ता हो गया, जबकि डॉलर हमारे पास $4055 के थे, वो तो वहीं पड़े, तो वो जो $55 का फर्क पड़े उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो ये पॉइंट इस तरह से चलता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कीमतें कैसे चेक करते हैं, कि हमारे पास ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आता है, मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। अब हमारे पास ना ये कीमत चल रही थी $4055, चलेंगे आगे हम देखेंगे, आगे हम जाएंगे ना तो जब इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे और कीमतें वगैरह मैं आपको बताऊंगा, उस वक्त बताऊंगा कि किस तरह हम इसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सोने का रेट होता है ना, किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिलहाल अकॉर्डिंग टू लाइव मार्केट सोने का रेट क्या चल रहा है, ये आने वाले वक्त में देख लेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ पेयर्स लिखे हैं, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी जेबीवाई, ये मुख्तलिफ तरह के पेयर्स होते हैं। हमने किसको लेकर जाना होता है, एक्स यूएसडी, एक्स यू कहते हैं सिंबल को ना, हर चीज का एक सिंबल होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है चीजों को आसानी के लिए, तो यूएस डॉलर का एक्स यूएसडी, तो इस तरह हम एक औंस सोने की कीमत के लिए उतना गोल्ड दे रहे होते हैं। अब हमारे पास करेंसीज की टाइप आ जाती है। अब देखें करेंसीज को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास जो करेंसीज होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। डिफरेंस में इस तरह के बास करेंसी ज्यादा मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, बास ज्यादा दरमियानी होती हैं और बास ना होने के बराबर हो रही होती है ट्रेड। अब तीन तरह के पेयर्स होते हैं करेंसीज में, एक मेजर पेयर्स होते हैं, एक माइनर होता है और तीसरा एक्सोटिक पेयर होता है। मेजर पेयर, मेजर पेयर ऐसे पेयर होते हैं, ये जो मैंने आपको 8 पेयर बताया ना, ये 8 पेयर, 8 करेंसीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तीन तीन छह, हाँ 7, ये जो हमारे पास करेंसी बनती है मेजर करेंसीज होती है। इन करेंसीज में जिसके साथ हमारे साथ यूएस डॉलर इन्वॉल्व होगा, जैसे कि यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, या ये और यूएसडी आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, कैनेडियन यूएसडी, और ये हमारे पास ये स्विस फ्रांक यूएसडी। हर करेंसी के साथ अगर हम यूएस डॉलर का पेयर बना लें तो हमारे पास ये मेजर पेयर बन जाएगा, क्योंकि यूएस डॉलर आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेड होने वाला है और इसी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यूएसडी को हम इन करेंसीज के साथ ऐड कर लें तो हमारे पास मेजर करेंसी बन जाएगी। अगर हम यूएस डॉलर को यहाँ से निकाल देते हैं, ये यूएस डॉलर है, इसको मैं कहता हूँ कि यूएस डॉलर को हमने यहाँ पे नहीं लेना, इसको हम रिमूव करते हैं। अब आप ट्रेड कर रहे हैं यूरो जेपीवाई जेपीवी में, ठीक है, या यूरो जेपीवाई में, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेपीवाई में, या कनेडियन जेपीवाई में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इन पेयर्स के जो आपस में पेयर्स बनते हैं, ये जो करेंसीज हैं इनके आपस में जो पेयर्स बनते हैं, यूएस डॉलर इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारे पास बन जाएंगे माइनस पेयर, इसमें लिक्विडी होगी लेकिन कम होगी। और तीसरे हमारे पास होते हैं एक्सोटिक्स पेयर। एक्सोटिक्स पेयर में हमारे पास एक मेजर करेंसी का पेयर ले जाता है और एक इमर्जिंग कंट्री, जैसे टर्की की एग्जांपल ले रहे हैं या दूसरी कंट्रीज की एग्जांपल ले रहे हैं, इमर्जिंग कंट्रीज होती है ना, उनके जो पेयर्स होते हैं वो हम ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि हर पेयर के साथ हम यूएसडी लगाएंगे तो हमारे पास जो मेन आपको 7 करेंसीज बताएंगे वो हमारे पास मेजर करेंसीज बन जाएंगी, करेंसी पेयर, वो लिक्विड होंगी, उनका स्प्रेड सही होगा और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, उनके चार्ट सही वर्क करते हैं, यानी कि उनमें ना मार्केट सही मोमेंटम दे रही होती है। अब मैंने इसकी ना आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं और मैं आपको ना यूरो यूएसडी दिखाता हूँ। जो हमारे पास अब यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, अब ये यूरो यूएसडी हमारे पास एक मेजर करेंसी, अब इसका चार्ट देख रहे हैं एक स्मूथ चल रहा है, सही है, इसमें कोई इतना मसले वगैरह बात नहीं है। अब मैं आपको, ये हमारे पास है मेजर पेयर, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ माइनर, यूरो जेपीवाई, ये भी ठीक चलता है, ये देख रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी विक्स लग रही है, ये मार्केट में खच खाता हो रहा है। ये चीजें कहीं ना कि माइनर पेयर को ना बिगिनर के लिए मुश्किल बना देती हैं। अब इसके लिए मैं आपके लिए चले जाता हूँ जोरो पीकेआर में, देखते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में, ये देखें, अब ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्सोटिक पेयर है, ये क्या है, ये क्या, ये है क्या, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्सोटिक पेयर, यानी कि इसमें ना इतनी लिक्विडी होती है ना कुछ होता है, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास प्राइस आ रही है, यानी कि 315 रुपए पीकेआर का ये यूरो है, मार्केट ऑफ है तो ये इस हिसाब से।
तो आपने बताया जो मेजर पेयर्स होते हैं उनमें आपने देखा कि मार्केट में कितना स्ट्रक्चर फ्लो था, माइनस में जरा लेस था, और एक्सोटिक में तो ना होने के बराबर होते हैं, इसमें आने नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है, लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं। अब गोल्ड क्या है, हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड कहते हैं एक्स से यूएसडी, ये हमारे पास सिंबल आ जाता है गोल्ड का। जब हम फॉरेक्स मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग में या सीएफडी बेस में बात करते हैं तो ये है हमारे पास कमोडिटी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। जब हम एक गोल्ड की बात करते हैं ना, जैसे कि अब गोल्ड की प्राइस यहाँ कितनी चल रही है, चार्ट पे जाते हैं गोल्ड के, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है 4055, ये हमारे पास 4055 यूएसडी गोल्ड की प्राइस आ रही है। अब $4055 एक्चुअल में एक ऑन्स की प्राइस है, ठीक है। हम जब एक इस मार्केट में देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि एक ऑन्स हमारे पास जो गोल्ड है $4055 में मिल रहा है। अब इसकी मैं आपको जाके ना एग्जांपल दिखा दूं कि आपने गोल्ड को देखना कैसे। अब ये एक ऑन्स की प्राइस कितनी है, इतनी है। हम सिंपल जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एक ऑन्स में एक्चुअल में कितना होता है। ये एक ऑन्स टू तोला अगर हम करें, ऑलमोस्ट 2.67 तोला होते हैं। यहाँ से मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसमें देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आ गया। अब देखेंगे मेरे पास एक तोले के अंदर 2.60 यानी कि एक औंस के अंदर 2.60 तोला होता है। गोल्ड की प्राइस क्या जा रही है, 4055, ठीक है। हम लिखते हैं 4055, ये पॉइंट, इसको भी लिख लेते हैं, ये ब्रोकर का होता है लेकिन इसे लिख लेते हैं 42। अब इसको हमने तोला कितना हमारे पास है, एक औंस में, ये एक औंस की प्राइस है ना, तो एक औंस में 2.60 तोला होता है। हम इसको जरूर दे देते हैं 2.60 से, 2.60, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल में प्राइस आ गई एक तोले, यानी कि ओवरऑल हमारे पास, ओहो ये हमने ना मिस्टेक होगी, गलती से मिस्टेक होगी, हमने इसको तकसीम करना था, ठीक है। 4055 को तकसीम हमने करना है कितने पे, 2.60। ये जो $1518 है ना, इससे हमें एक तोला मिल रहा है, 1518 पॉइंट सम आ गया। अब इससे हमें एक तोला मिल रहा है। अब एक तोला हमें मेरा 1500, ये आपने इतने डॉलर का देखा। अब हम देखते हैं $1 की प्राइस कितनी है, $1 टू पी के आस, अच्छा ये इंडियन रुपीज में आ गया, डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज कितने का है जी, 2.77 का शहर है। मैं इसको जरा दूंगा 2 ओहो 277 का, 277 की देखें। अब हमारे पास 4,20,687 ये मैंने इसमें ये वाले सेंट वगैरह निकाले हैं, ठीक है। इसको अलावा हमारे पास जो गोल्ड की स्टैंडर्ड प्राइस चल रही है ना, वो इस वक्त लाइव मार्केट में, क्योंकि वीकेंड पे मार्केट ऑफ होती है, तो हमारे पास 4,20,000 रुपए के हिसाब से तोला चल रहा है, ठीक है। ये 21-1-2 हजार का फर्क तो होता है, यार लोगों, ये बात आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोने की प्राइस निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास आधी मार्केट होती है, ये औंस में हम देख रहे होते हैं अपना जो गोल्ड होता है, और औंस को हम तकसीम करेंगे तोले पे, तोले को हम जरब देंगे पाकिस्तानी रुपये में, तो हमारे पास लाइव मार्केट की जो कीमत चली होगी पर तोला वो हमारे पास आ जाएगी। वरना आप इसको 4055 को सीधा जरब देंगे ना 270 पे, जो हमारे पास डॉलर का रेट चल रहा है, आपके पास गोल्ड के एक औंस की प्राइस आ जाएगी, फिर आप उसको 2.60 तकसीम कर लें इस तरह से। तो गोल्ड क्यों, हम गोल्ड ही क्यों ट्रेड करते हैं। पहली बात यह है कि गोल्ड, आपको मैंने हिस्ट्री बताई कि गोल्ड ने हमेशा से अपना लोहा मनवाया। एक तो बहुत ही ज्यादा ये हमारे पास प्रेशियस मेटल है, बहुत ही ज्यादा, और हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी का है, यानी कि तयन काफी तक ये गोल्ड करते हैं, और इन्वेस्टर इसे एज अ सेफ हेवन देखते हैं। गोल्ड से बढ़कर एक चीज होती है जिसे एज अ सेफ हेवन देखा जाता है, वो होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में ना। तो जो गोल्ड होता है ना, जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है ना, गोल्ड बहुत ही ज्यादा परफॉर्म करता है। ये चीज देखने की है, इन्वेस्टर हमेशा ना पैसा ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां सेफ्टी हो। आपने अपने घरों में देखा कि हम, हमारे घर वाले भी कह रहे होते हैं कि सोना खरीद कर रखें ये वो। तो गोल्ड एक ऐसी चीज आ जाती है जो हमारे पास एक सेफ हेवन है, यानी कि महफूज जन्नत है। दूसरी बात, हाईली लिक्विड है। लिक्विड का मतलब पता क्या होता है कि मार्केट में जब आपने कुछ बाय करना है, सेल करना है, तो ऑपोजिट पार्टी मौजूद होनी चाहिए। अगर आपने एक चीज बाय करनी है, वहां कोई सेल करने वाला मौजूद ही नहीं है, या आपने सेल करना है, वहां कोई बाय करने वाला नहीं मौजूद, तो आप कैसे उस चीज को बाय या सेल करेंगे। लिक्विडिटी का सिंपल अगर आप डेफिनेशन करें तो लिक्विडिटी कहते हैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑन द मार्केट, ठीक है। तो इसके बाद गोल्ड का जो ट्रेंड होता है मोस्टली स्ट्रॉन्ग होता है, हमें पता चल जाता है, डायरेक्शन क्लियर होती है, तो इतना वोलेटाइल होता है कि हम इसमें एक दिन में आराम से प्रॉफिट निकाल देते हैं। कि अगर आप गोल्ड की मोमेंटम देखेंगे ना, तो एक दिन में अच्छी अच्छी मोमेंटम हमें दे जाता है, और ये टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास गोल्ड आ जाता है। फिर आगे ये बिड आस्क, ये चीजें, ये हम आने वाली जो कल की हमारी क्लास होगी ना, कल की क्लास में हम इस चीज को देखेंगे। आज की क्लास हमारे लिए इतनी इनफ है। अब हम आते हैं आपकी तरफ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलें जी। अब बताएं,
किसी का कोई भी क्वेश्चन है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, कासिम मेमन कह रहे कोरिलेशन, हाँ इसे हम कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस, कि मुख्तलिफ मार्केट का आपस में एनालाइज करेंगे, मुख्तलिफ मार्केट हमारे साथ क्या कर रही है, सही। तो ये मैं आपको जरा बाद में दिखाऊंगा इसमें एक्शन में होता क्या है, ये हम समझेंगे। समझ आ गई सर? सर अब जाकर पता चला सर का कॉपी हो गया। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। ईरान एंड यूएस के बारे में तो गोल्ड ऑल टाइम हाई से नीचे गिर गया। मैं बताता हूँ ना क्यों नीचे गिरा। हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ उल्टा ही माइंडसेट है कि भाई बाढ़ हो रही है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? आपको पता है कोविड आया था, गोल्ड नीचे गिरा था। ये आप लोगों को एक्शन को नहीं पता होगा, कोविड में भी गोल्ड नीचे गिरा था। आपको पता है जब अनसर्टेनिटी आती है ना, तो गोल्ड से भी एक महफूज जगह होती है बॉन्ड्स। इन्वेस्टर बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं क्योंकि बॉन्ड्स में गवर्नमेंट की श्योरिटी होती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स की आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा एक पेपर होता है, गवर्नमेंट डेट लेता है, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी देता है, यानी कि प्रॉफिट देता है। और इन्वेस्टर्स को चाहिए पैसा, उन्होंने अपने परसेंटेज देखने को, इन्फ्लेशन ना हो ना, उनकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जिसे कहते हैं वो सही रहे आने वाले वक्त में। अगर देखें 100 रुपए आज भी है, कल भी 100, पिछले साल भी 100 रुपए था, लेकिन उसने अपनी वैल्यू गिरा दी है ना, ये चीज है, इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। तो इन्वेस्टर हमेशा इस चीज को फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर जंग हुई है तो ये गोल्ड ऊपर जाएगा। आप देखें जंग किस मुल्क की हुई है? अमेरिका ने हमला किया। जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन में आया ना। हमला किस पे हो रहा है? ईरान पे हो रहा है। अब अमेरिका ने जब हमला किया, ट्रंप है, ट्रंप ने अपने मुल्क का जो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट किया, लेकिन मतलब यूएसडी में तो बूस्ट आया ना। जब यूएसडी में बूस्ट आ गया है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज पे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। सिंपल। क्लियर क्लियर। ओके हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब आपका साहब हमारे सामने। 7 दिन में आपको बेसिक सिखा सकता हूँ। हाँ शेब बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मैं माइक ऑन करता हूँ, शेब अपना माइक ऑन कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से ना सेटिंग में ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, जिनका क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करें, मैं माइक ऑन करता हूँ ताकि चले। शेब आप माइक ऑन करें सबसे पहले। अच्छा सर, मेरा ना एक क्वेश्चन है। मगर जब भी ना अब न्यूज़ आई थी तो गोल्ड भी ऊपर गया था और यूएसडी भी ऊपर गया था, इसका क्या किरदार होता है? अच्छा, ये ना इसे हम कहते हैं डिवर्जेंस, ठीक है। जब हम इंटर मार्केट एनालाइज करते हैं ना, इसे कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। हम दो मार्केट एनालिसिस मोस्टली ऐसा हो जाता है। आप डीएक्सवाई को देखें और इसको देखें ना, गोल्ड को, ये दोनों। अच्छा, अपना माइक ऑफ करें ना, मेरी वॉइस मुझे वापस आ गया बता के। माइक ऑफ करें अपना। तो जब हम इस वे में देखते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं डिवर्जेंस हो जाता है ना मार्केट में, ठीक है। मार्केट में ये डिवर्जेंस से मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे कोई बड़ी गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है, या तो एक चीज को बहुत हैवीली बाय कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है। बात देखें ना, गोल्ड और सिल्वर सेम चलता है। जब गोल्ड और सिल्वर सेम चल रहा है, बाजू का गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, सिल्वर नीचे जा रहा होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसे डिवर्जेंस में लिया जाता है, तो इस तरह से। अब ये पूछ रहे हैं तो कि मेंटरशिप शुरू होगी क्या? ये मेंटरशिप है? नहीं, ये मेंटरशिप नहीं है जनाब, ये हमारे पास सिर्फ बेसिक का बूट कैम्प है और कुछ नहीं है। हाँ कैसिम बताओ, कासिम। सर जी, वो गोल्ड गोल्ड है और ये यूएसडी है, उनका भी कोरिलेशन चलता है, और जो ऑयल है उनका भी चलता है। ऑयल हाँ, बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे होगा, ऑयल को तीनों का ही चलता है क्या? ऑयल, हाँ बिल्कुल, ऑयल यूएसडी के साथ लिया जाता है ना। अच्छा। हाँ, बैरल्स की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो यूएसडी में तो होती है। जी कितने जी। बैरल की यूएसडी? अच्छा, मैं अहमद अजीज मतलब कह रहे हैं तीन। कि क्वेश्चन है आपका। जी अहमद अजीज बताएं आप। क्विक क्वेश्चन, व्हेन यू सेड फ्लेक्स इज ऑलवेज ट्रेडिंग फॉर लाइफ फॉरेक्स। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नुमान अफजल ने कहा है कि एग्जांपल जो जस्ट वी ऑलवेज बाय एंड और सेल द फर्स्ट करेंसी एंड टेन सेकंड करेंसी व्हिच इज स्पॉट करेंसी। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मेन हमारे पास करेंसी होती है ना, जैसे कि आपको सवाल अंडरस्टैंडिंग नजर हो रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देख लें, जो हमारे पास ये मेन करेंसी होगी ना, जिसको आपने बाय करना है, वो हमारे पास एज बेस करेंसी के तौर पर लिया जाता है। जिसमें आप दूसरी करेंसी जिसके तबादले पे आप उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास यूएसडी होती है। यानी कि यूएसडी कहें कोई भी हो सकती है, लाजमी नहीं है यूएस डॉलर हो, टर्की की हो सकती है, पाकिस्तानी रुपीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस एक और करेंसी होगी, जिस करेंसी को आपने मेनली यहाँ बाय करना है ना, वो आपके लिए एक पेयर की जो मेन करेंसी होगी, जिसके साथ उसका मुवाजना चल होगा, वो बेस करेंसी होगी। बहुत फुट कॉपी कर यानी कि हाउ मच यू आर प्रॉफिटेबल इन फॉरेक्स, ये आपका सवाल टेक्निकली भाई होंगे। यानी कि इसका क्या तुम बनता है, यानी कि इस सवाल में मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मच आर यू प्रॉफिटेबल इन फॉरेक्स। यानी कि इस सवाल का अगर मुझे समझाएं,
सवाल ये बनता है कि सर हाउ मच यू कैन परसेंटेज गेन इन मंथली में मैं कितनी परसेंटेज गेन से कर सकता हूँ, ये और वो। हाँ ये पूछूंगा आगे आने वाली क्लासेस में ना। तो ये इमरान खान साहब कौन है, लगता न्यू है मार्केट में। तो आप ये जो आपने क्वेश्चन किया ना इमरान खान, ये टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है। ये हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।